नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और शुरू करेंगे आज का सेशन, खासकर उन बच्चों के लिए, सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए, जिनका आने वाले समय में एग्ज़ाम है। फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम को जहाँ हम सिर्फ़ प्रैक्टिकल अप्रोच से देखते हैं, वहाँ पर थ्योरी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते। कई सारे बच्चे ये गलती करते आए हैं, करते हैं और शायद करते भी रहेंगे क्योंकि उनका अप्रोच सीधा ये रहता है कि ये सम आएगा, इसको सॉल्व करना है और बेड़ा पार करना है। बट उस बेड़ा पार करने के बीच में आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि ये जो मीठे-मीठे क्वेश्चन आंसर्स थ्योरी वाले आए होंगे ना, उसको अगर आप अटेंड नहीं कर पाएँगे, ढंग से अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो वो मीठा-मीठा आपका मार्क्स ले जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। आप खुश होंगे कि मैंने इतने मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया, पूरा-पूरा नंबर मिलने वाला है, वहाँ पे वो नंबर कम हो सकते हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने डिसाइड किया, नेक्स्ट एडू ने डिसाइड किया, आलोक दहिया ने डिसाइड किया कि हम आपके लिए ये जो एफएम के थ्योरी क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको सॉल्व कर दें आसान भाषा में, इस अंदाज में ताकि आप उसको सुन पाए, सोच पाए, लिख पाए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। तो सबसे पहले इस पे बात करेंगे क्या-क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का है, तीसरा कैपिटल बजटिंग का है, चौथा कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट डिविडेंड पॉलिसी। आई होप प्रैक्टिकल एज पर माय बेस्ट नॉलेज गौतम सर ने इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाया होगा, समझाया होगा और आपके जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं उन्होंने भी आपको समझाया होगा कि प्रैक्टिकल अप्रोच तो आपने कहीं ना कहीं सॉल्व आउट कर लिया होगा। थ्योरी पे हम बात करेंगे और थ्योरी पे बात करेंगे सिंस मैं इस फाइनेंशियल मार्केट में लास्ट 23 ईयर्स से हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम सबसे पहले आपके साथ बात करेंगे स्टोरी के ऊपर में क्योंकि जब तक आपको इस मार्केट का, इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टोरी नहीं पता होगा कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्क कैसे कर रहा है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, तब तक ये आपको डराएगा, धमकाएगा और शायद रोक के रखेगा कि रहने देते हैं ना, उतने से पार्ट को छोड़ देते हैं। तो एफएम जो है ना, फाइनेंस की बात कर रहे हैं हम। फाइनेंस में और अकाउंट्स में बड़ा डिफरेंस होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस बताऊं तो फाइनेंस 1 से शुरू होता है, 1 रुपए से शुरू होता है, अकाउंट्स 100 रुपीज से स्टार्ट होता है और इसीलिए अकाउंट्स वाले इंसान हमेशा परसेंटेज पे बात कर लेते हैं और उनके लिए किसी भी चीज़ का 10% होना मतलब 10% स्टार्ट होता है 100 पे 10। ध्यान से सुनिएगा बात को। फाइनेंस वाले के लिए ये चीज उल्टा है। फाइनेंस वाला एक एक रुपए पे हिसाब करता है। वो ये कहता है कि मैं 1 रुपए पे भी अगर मेरे को 10% मिलता है ना, तो 1 रुपए पे वो होता है 1 रुपया 10 पैसा। एंड इंस्टेड ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आई विल गो फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। वो 1 रुपए पे 10% लगाकर फिर 1 रुपए 10 पैसे के ऊपर में फिर 10% लगाकर ऐसा करते करते वो 100 तक ले जाता है। मतलब अकाउंट जहां 100 से शुरू करता है, फाइनेंस वहां तक ले जाकर उस 100 को सिर्फ 100 नहीं रहने देता, उसको मोर देन 100 कर देता है। ये पहला फर्क समझ जाइए जब आप फाइनेंस पढ़ रहे हैं, जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। तो जब आप अगली बार अपने आप से बात करें कि मैं फाइनेंस पे बात कर रहा हूं, तो आप 1 रुपए पे बात करेंगे, ना कि 100 पे बात करेंगे। कितने पे बात करेंगे? जी हाँ, 1 रुपए पे बात करेंगे कि मेरे को जो 10% मिल रहा है वो 1 रुपए पे मिल रहा है, मेरे को अगर 5% मिलेगा तो वो 1 रुपए पे मिलेगा। आपको इस तरीके से इस पे काम करना है। जब तक आप फाइनेंस की पढ़ाई में अपने आप के लिए कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं रखेंगे, कौन सा अप्रोच? कंजर्वेटिव। तो फाइनेंस पढ़ने में, फाइनेंस सॉल्व करने में आपको मजा नहीं आएगा। आपको अगर फाइनेंस के सब्जेक्ट में मजा लेना है तो आपको मजा लेना है 1 रुपए से। कितने रुपए से? 1 रुपए से, राइट। तो एक बार बात कर लेते हैं क्या क्या थ्योरी है, क्या क्या टॉपिक्स है। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वायरमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सर कहीं ना कहीं ये तो सारी चीजें बस एक कंपनी, नोट करते हैं हम लोग, एक कंपनी, शेयर होल्डर्स
या फिर हम लोग उसको इन्वेस्टर बोल रहे हैं, और उसके बाद वो क्या कमा के दे रहे हैं, कैसे उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं, या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर रहा है, या क्या डिसीजन ले रहा है, या क्या डिविडेंड दे रहा है, ये सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आपके सारे चैप्टर्स भी उसी चीजों से जुड़े हुए हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, जिसमें आपने ये सीखा होगा 100% कि किसी चीज को लीज आउट पे ले या खुद ही खरीद ले, ये आप अपनी आम जिंदगी में भी करते हैं। किसी मोबाइल फोन को खरीदते समय भी आप एक फाइनेंशियल मैनेजर की तरह ही उतना सोचते हैं जैसे एक मोबाइल खरीदने वाला आम आदमी सोचता है। ईएमआई पे ले तो सस्ता पड़ेगा, या एक बार में पैसा देकर खरीद ले तो डिस्काउंट मिलेगा तो सस्ता पड़ेगा। ये सोचना एक आम फाइनेंशियल मैनेजर की कहानी है, एक कंजर्वेटिव अप्रोच की कहानी है। फाइनेंस का दूसरा नाम कंजर्वेटिव अप्रोच है। आप जब कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ फाइनेंस को देखते हैं, सोचते हैं और अपनाते हैं, तो वो आपके अंदर के फाइनेंशियल मैनेजर को जगा देता है। कैपिटल बजटिंग के बाद कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, उधार लेना है, किससे उधार ले ले, कोई ऐप से ले ले। मैं एक बार के लिए आप लोगों के लेवल पे बात कर रहा हूँ, एक फ्रेंड से उधार ले ले, या पापा से उधार ले ले, या किन से उधार ले ले कि वो उधार मेरे को सफिशिएंट हो जाएगा, कम इंटरेस्ट पे काम बन जाएगा। ऐसी कई सारी चीज़ों को आप सोचते हैं, विचारते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। एक फाइनेंशियल मैनेजर भी चीज़ों को ऐसे ही देखता है, सोचता है, और उसमें आप कोई बड़ी चीज़ नहीं कर रहे हैं। सोचना भी चाहिए, उधार पे पैसे उठाए या मतलब किसी जान पहचान वाले से उठाए या बैंक से उठाए जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये सोचना आम बात है। तो ऐसी कई चीज़ें। अच्छा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, मज़ेदार, दैट इज द डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड का शुद्ध नाम होता है लाभांश। लाभांश मतलब होता है आप जो कमा रहे हैं उसमें। तो ये स्टोरी जो है ना, सिंस मैंने कुछ बातें कही कि एक इंडिविजुअल कैसे सोच रहा है, लेकिन जब आप इसको एक कंपनी, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के हिसाब से सोचते हैं ना, तो आपके सोचने का जो नज़रिया है वो बड़ा होना चाहिए, सोचने का जो तरीका होगा वो डायनामिक होना चाहिए। तब आपको समझ आएगा कि आप किस तरीके के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ते आए हैं, आपके सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, और आपने सोचकर समझकर फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अपने लाइफ में कैसे उतारा है। एग्जाम के दिन कम है, लेकिन ये बातें सुननी और समझनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंदर आपके वो फाइनेंशियल मैनेजर जब तक जन्म नहीं लेगा तब तक आप थ्योरी आंसर को लिखने में काबिल नहीं बन पाएंगे। राइट, तो शुरुआत करते हैं कि होता क्या है। एक कंपनी होती है, कंपनी से भी पहले सर हम तो स्टार्टअप की दुनिया में जीते हैं, हम तो नए नए स्टार्टअप ओपन कर रहे हैं। ठीक है, आप एक इंडिविजुअल थे, आपने एक मैजिकल पेन बनाया। उस मैजिकल पेन को बनाने के बाद आपको पता चला कि आपके पास 10 रुपए का मार्जिन है। ध्यान से सुनिएगा, ये स्टोरी है, ये काम आएगा पूरे। 10 रुपए का पेन में मार्जिन बचा। ठीक है, आपने अपने इंडिविजुअल होने के नाते जितने भी स्केल में आप बिजनेस कर सकते थे, आपने उस बिजनेस को किया किया डन 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 डन, अच्छा पैसा कमाया। अब उसके बाद क्या होगा, बस रुक जाए? नहीं सर, बिजनेस को और बढ़ाना है, बिजनेस को और बढ़ाना है, तो बिजनेस के लिए कैपिटल और बढ़ाना होगा। कैपिटल और बढ़ाना है तो आपने किसी एक और दोस्त को स्टोरी बताई होगी, भाई मैंने कुछ मैजिकल किया है, मेरे को भी इस बिजनेस में फायदा हो रहा है। फायदा नहीं दिखाएंगे तो वो आपके साथ नहीं आएगा। तो उसको लगा हाँ भाई आना है, तो आना है तो कैपिटल लेके आ। कैपिटल लेके आएगा तो पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे। पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, बहुत अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपका बिजनेस बढ़िया, फिर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, फिर आपको लगेगा बिजनेस को फिर ग्रोथ चाहिए, फिर आप और बिजनेस के फॉर्म्स में आ सकते हैं। उसके बाद जो एक बड़ा पॉपुलर फॉर्म है दैट इज द कंपनी फॉर्म करने का मन आएगा। कंपनी फॉर्म दो टाइप का होता है, एक प्राइवेट लिमिटेड और एक पब्लिक लिमिटेड। आपको पता होगा, सेमेस्टर 6 तक ऐसे तो नहीं पहुंचे होंगे। तो प्राइवेट लिमिटेड जब तक है तब तक टेंशन थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। कंप्लाइंसेज है, फुल ऑफ कंप्लाइंसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, कंपनीज एक्ट है, रजिस्ट्रेशन है, फलाना है, ढिमकाना है, वगैरह वगैरह, जो आप लोग सेमेस्टर 4 में शायद बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में पढ़ते भी आए हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने का सबसे बड़ा मोटो होता है पैसा उठाना, कैपिटल उठाना, वो भी किससे? पब्लिक से। किससे उठाना पैसा? पब्लिक से। एक गाना है, ये पब्लिक है ये सब जानती है, और यही गाना आपके लाइफ में भी वर्क करता है, क्योंकि जब ये पब्लिक
आपको पैसा देने आएगी ना, तो ये आपको ऐसे ही पैसा नहीं दे देगी, राइट? आजकल तो बहुत पॉपुलर हो गया ना, जोमेटो का आईपीओ आया था। यस, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाया जाता है कंपनीज के थ्रू। कंपनी किसको अप्रोच करती है? रेगुलेटर को। एक वन ऑफ द फेवरेट और फेमस रेगुलेटर इज द सेबी। सेबी को अप्रोच किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वगैरह, राइट? ड्राफ्ट किया जाता है, प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, सेबी अप्रूव करती है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के साथ आम पब्लिक को इन्वाइट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अंडर राइटर, राइट? और फिर बोला जाता है लाओ भाई मेरे को पैसा दो। अब ये पैसा मांगना बड़ा आसान है, चाहे किसी भी स्टेज में हो, आप इंडिविजुअल हो या कंपनी हो। दिक्कत कहाँ है पता है? आम लोगों के साथ भी हुआ होगा अपने लाइफ में, कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। आम 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 इंसान के साथ भी हुआ होगा लाइफ में, कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या हुआ होगा? पैसा जब नहीं होता है ना, पैसा जब नहीं होता है तो उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। आप 100 रुपया मांगने गए और गलती से पापा ने आपको 500 रुपया दे दिया ना, तब आप अपना चेहरा देखिए। You will be totally shocked, surprised and confused. Shocked, surprised and confused. और आपको ये लगता है ये जो 400 एक्स्ट्रा आ गया ना, इसका क्या किया जाए? और अगर गलती से मारवाड़ी पापा, राइट, मारवाड़ी पापा, तो 400 रुपये एक्स्ट्रा देने के बाद अगर शाम को हिसाब मांग लिए ना, कट्ठे गयो, कहाँ गया 400 एक्स्ट्रा, कहाँ गया, क्या यूज किया, कैसे किया, नहीं किया? You know why Marwadis are very popular? Because they are very conservative. They are conservative और very conservative, और कोई खराब बात नहीं है उसमें। तो जब वो आपसे ये 400 रुपये का हिसाब मांग लेंगे ना, तब आप डरेंगे। तब आपको ये लगेगा कि नहीं, अब पापा अगर मैं इस चीज़ को, ये 500 रुपये को अगर बिजनेस समझता ना, तो आपको ये समझ में आता कि 100 रुपये के ज़्यादा 400 रुपये आपको लेने ही नहीं चाहिए थे। अगर पापा कंजर्वेटिव है तो लेते क्या? नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? 400 का हिसाब मांगेंगे, मेरे को जरूरत ही नहीं था, मेरे को 100 ही चाहिए था। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर का ये भी सोचता होगा क्या? एकदम सोचता होगा। जब आप सोच रहे हैं तो वो क्यों नहीं सोचेगा? 100 की जरूरत है, ये आइडेंटिफाई करना इज एन डिफरेंट टास्क। एक्स्ट्रा आ गए तो क्या करे? रूल्स रेगुलेशन है, आप उस 300-400 को लेकर एक्स्ट्रा पार्टी नहीं कर सकते। डिफाइंड एरियाज है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिफाइंड एरियाज है जहां पे आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि उस पैसे को लेकर स्टॉक मार्केट में लगा दिए, क्योंकि एक कंपनी में जब इन्वेस्टर आता है किसी भी फॉर्म में, किसी भी लेवल के इन्वेस्टर्स आते हैं, एक आपका इक्विटी इन्वेस्टर हो सकता है जिसपे अभी हम लोग बात कर रहे थे, आईपीओ वाला, प्रेफरेंस शेयर्स वाले भी हो सकते हैं, डेट वाले भी हो सकते हैं। देखा जाता है इसमें, अप्रोच देखा जाता है, इक्विटी वाला अच्छा कि डेट वाला अच्छा। एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में, डिविडेंड पॉलिसी में भी शायद आ सकता है, पैसे ले गए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ सकता है। पैसे लेने हो तो किससे लेना ज्यादा पसंद है? वाई पीपल यूज और वाई पीपल वांट टू गो विद द इक्विटी इंस्टेड ऑफ डेट? क्यों सर? इक्विटी वाला है ना, सबसे लास्ट आता है, सबसे लास्ट। कंपनी लिक्विडेशन में भी जाती है ना, तो सबसे लास्ट में इक्विटी वाले को पैसा मिलता है। ओके, डेट वाला को या प्रेफरेंस वाले को, सर एज द नेम सजेस्ट, प्रेफरेंस वाले को पहले पैसा देना है, डेट वाले को भी पहले पैसा देना। पैसा तो छोड़िए सर, इंटरेस्ट देना है उसको। तो क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि फिर इक्विटी वाला ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? इक्विटी वाले आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको कमाकर आपको ना डिविडेंड देना है। क्या देना है? डिविडेंड देना है, जो कि भी देना मैंडेटरी नहीं है। कमाए तो दीजिए, नहीं कमाए तो प्रोविजन है कि आप अपना रिजर्व यूज कर सकते हैं। बट जनरली क्या होता है कि भैया नहीं भी दो तो चलता है, बट इंटरेस्ट में ऐसा नहीं चलेगा, इंटरेस्ट आपको देना है। फिक्स कॉस्ट है, राइट? फिक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो कैपिटल जो चाहिए कंपनी को ना, तो आपको इसमें भी कई भाग, कई चीजें देखनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल मैनेजर क्या देखेगा? क्या एकदम देखेगा, एकदम देखेगा। फिर वो ये देखेगा कि इसमें से कौन से पार्ट पे जाना बेहतर रहेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालना जब आप लोगों ने सीखा होगा तो आपने समझा होगा कि एक कंपनी को WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखना पड़ता है। जी हाँ, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी देखना पड़ता है। सम शायद किया होगा आपने। WACC समझना जरूरी है। इक्विटी के लिए कितना कॉस्ट जा रहा है,
डेट पे कितना कॉस्ट जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर पे कितना कॉस्ट जा रहा है, ये कैलकुलेशन करके डिवाइडेड बाय वेटेज वाले हिसाब में आपको कैलकुलेशन करना होता है। अब हाँ, डेट पॉपुलर है, डेट में कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है, फायदे के साथ नुकसान। फायदा सबसे बड़ा ये है कि आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है, इंटरेस्ट को आप क्लेम कर सकते हैं, इसीलिए इसके इंटरेस्ट कॉस्ट को जनरली माइनस कर दिया जाता है। अब शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, तो इसीलिए लोग सोचते हैं डेट पे पैसा मिल जाए। डेट में खासियत बात है, कभी कभी अच्छा लगता है कि डेट अगर आपने 5% के कॉस्ट पे उठाया है तो ये 5% कांस्टेंट रहेगा। इक्विटी में कभी कभी ये ज़्यादा कम हो सकता है। जनरली इक्विटी का जो कॉस्ट आता है वो ज़्यादा ही आता है, क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है, आपके शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है। प्रेफरेंस शेयर वाले थोड़े शांत स्वभाव के ओल्ड एज वाले हैं, एक नॉमिनल अमाउंट के साथ एडजस्ट है। अब उसमें भी जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये मॉडर्न ओल्ड एरा में सब कुछ और चल रहा था, मॉडर्न एरा में कुछ और चल रहा है, कंपनियां डेट इशू कर रही हैं, इक्विटी है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जब आप ये पहला चैप्टर जो कि अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीएफओ के एंगल से आपको देखना सोचना पड़ता है। सर सीएफओ क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, वो फाइनेंस के मेजर डिसीजन लेता है, कंपनी में मैनेजरियल पोस्ट पे होता है, बड़े ओहदे पे होता है, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव्स काम करता है। सीएसीएस अपॉइंट होते हैं इस डिजिग्नेशन के ऊपर में। सर एक्सप्लेन द रोल, हाँ आएगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिपेंड ऑन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बात यही है जो अभी हम लोग कर रहे थे। पैसा ज्यादा आ गया दिक्कत नहीं है ना, फिर आपको प्रॉफिट में भी तो दिखाना पड़ेगा ना। हम लोग उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर आपसे सवाल पूछेगा कि भैया आपने कंपनी ने इतना कैपिटल एम्प्लॉयड किया, लेते समय तो आ गए पैसा दो पैसा दो, कैपिटल एम्प्लॉयड करके कमाया कितना? क्योंकि आप अगर कंजर्वेटिव नहीं बनेंगे तो आपका जो शेयर होल्डर है वो तो कंजर्वेटिव होगा, और वो जहां कंजर्वेटिव होगा वो आपसे सवाल पे सवाल दागेगा, राइट। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करेगा तो आपसे सवाल पूछेगा, पॉडकास्ट करेगा, पॉडकास्ट देखेगा। पॉडकास्ट करना तो थोड़ा डिफरेंट काम हो जाएगा, बट पॉडकास्ट देखेगा कि कंपनी की तरफ से आने वाले अनाउंसमेंट्स को सुनेगा, गाइडलाइंस को पढ़ेगा। गाइडलाइंस पता है, एक कंपनी जब क्वार्टरली रिजल्ट्स बताती है उस समय वो गाइडलाइंस इशू करती है कि हमें क्या लगा, हमें आगे क्या लग रहा है। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, खासकर आईटी कंपनियां ना जनरली इस पे ज्यादा काम करती हैं, बढ़िया से। सारी कंपनी को करना है ऑब्लिगेशन से, बट कुछ इंडस्ट्री की जो मेजर कंपनीज है ना उसके ऊपर लोग बात करते हैं कि इस कंपनी के गाइडलाइंस कैसे आए। हो सकता है कोई क्वार्टर, जैसे आप लोग गाइडलाइंस नहीं देते, कोई क्वार्टर कोई सेमेस्टर का रिजल्ट खराब हो गया तो फट से आपकी तरफ से गाइडलाइन आता है, अरे पेपर बहुत हार्ड आया था इसीलिए हम खराब किए, अगली बार बढ़िया करेंगे। दैट इज गाइडलाइंस, दैट इज गाइडलाइंस, राइट। तो जो बच्चे पूछ रहे हैं ना सर ये वाला नॉलेज कहाँ से, तो आई हैड स्पेंड 23 years इन दिस फाइनेंशियल मार्केट, 23 years। तो जो मैंने सीखा उसको समराइज वे में आपको समझा रहा हूं। अगर इस स्टोरी को भी दिमाग में रखेंगे तो आपके अंदर का फाइनेंशियल मैनेजर जगेगा, वो अप्रोच जगेगा, वो एंगल जगेगा, वो विजन जगेगा, जिससे आप आंसर को समराइज करके लिख के आ पाओगे एग्जाम में। तो हम वो पूरा पूरे थ्योरेटिकल वे में नहीं जाएंगे, हम स्टोरी बेस पे जाएंगे, आपको गेमिफिकेशन मोड में चीज़ों को याद करवाएंगे, उसके बाद आप देखना कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। परफेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद जैसे क्या आता है ना, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अच्छा एक एक चीज है यहाँ पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता क्या है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म की चीज होती है। क्योंकि इस पूरी स्टोरी में हम कंपनी पे बात किए, इन्वेस्टर्स पे बात की, राइट। और कंपनी जहां और इन्वेस्टर जहां जुड़ जाते हैं ना वहां पर फिर बात होता है मैक्सिमाइजेशन का। और मैक्सिमाइजेशन किसी भी फॉर्म में हो, या तो आप डिविडेंड दे दो या आप वेल्थ क्रिएट करके दे दो। और वेल्थ क्रिएट कैसे करके कंपनियां देती है मैं बताता हूं। कंपनी प्रॉफिट के तौर पे तो डिविडेंड दे देती है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में पता है क्या होता है, कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही,
कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, उसका जो स्टॉक का प्राइस है, उसका जो शेयर का प्राइस है, शेयर का प्राइस कहाँ से आया? इक्विटी में जो आपने इन्वेस्ट किया, वो इक्विटी जो है वो लिस्टेड होती है, सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड होती है, एनएससी में लिस्टेड होती है, बीएससी में लिस्टेड होती है अगर इंडियन कंपनीज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है अगर वो बाहर की कंपनी है। तो वहां पर वो इन्वेस्ट हुई, लिस्ट हुई आफ्टर आईपीओ, और वहां पर फिर सेकेंडरी मार्केट में प्राइस ड्राइव होता है, और ये होता है कि भैया क्या बना के दे रही है कंपनी, अच्छा कर रही है, क्वार्टरली रिजल्ट बढ़िया आ रहे, तो शेयर के प्राइस घटेंगे या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। कंपनी उसके बाद सेल्स वगैरह का परफॉर्मेंस और बढ़ा रही है, तो आपका डिविडेंड जनरली क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। और अगर डिविडेंड भी बढ़ रहा है, कंपनी बोली नहीं हम डिविडेंड नहीं देंगे, हम आपके पैसे को, एक कंपनी पैसा कमा के क्या कर सकती है? दो काम कर सकती है, एक तो आप में बांट दे। ये सारे क्लास की रिकॉर्डिंग को अगर आप ऑडियो मोड में भी सुनते जाएंगे ना, तो आपके लिए काम बन जाएगा। तो या तो वो आपके डिविडेंड को बांट दे आप में, या फिर उसको ना री इन्वेस्ट कर दे, कंजर्वेटिव अप्रोच के हिसाब से। री इन्वेस्ट मतलब बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देना। कई सारे लोग आज भी स्टॉक मार्केट में पता पैसा नहीं डालते हैं, क्या सोच के मालूम है? अगर उनका खुद का एक बिजनेस है, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक इंसान का खुद का एक बिजनेस है और उसको स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है, वो बोलता है मैं अगर स्टॉक मार्केट में पैसा डालूं, वो मेरे को 15% कमा के देते हैं, और मेरे खुद के बिजनेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% का है, तो फिर मैं वहां पैसे क्यों डालूं? मैं अपने ही बिजनेस में डालूं। एक सिंपल सिंपल मैथ पे बात कर रहे हैं, वो टैक्स वैक्स मत लगाइएगा अभी, खाली सिंपल कि अगर मेरे को स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के 15% मिल रहा है, परसेंटेज मिल रहा है, और मेरे खुद के बिजनेस में मेरे को 20% मिल रहा है, तो मैं अपने 20% अपने बिजनेस में डालूं ना, मेरा नाम होगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरे को उसमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो ये जो बात है ना कि एक डिविडेंड मिलने के बाद कंपनी या तो क्या करता है, बांट देता है डिविडेंड, या फिर उसी डिविडेंड के पैसे को री इन्वेस्ट करता है, और री इन्वेस्ट करके आने वाले समय में बहुत सारा रिजर्व बना के, रिजर्व बन गया तो उसके बाद आपको बोनस दे देता है। मतलब बोनस मतलब सर, अगर आपके पास ऑलरेडी किसी कंपनी का 50 शेयर है और अगर अनाउंसमेंट हुआ 1:1 का बोनस, तो 50 शेयर मुफ्त का, मुफ्त का, तो मुफ्त का हुआ तो टोटल में 100 हो गया। ये आपके लिए वेल्थ क्रिएट किया या प्रॉफिट क्रिएट किया? जल्दी बोलिए। वेल्थ क्रिएट किया। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हम वेल्थ क्रिएशन के मोड में देखते हैं। स्टॉक का प्राइस, डिविडेंड नहीं मिल रहा, एक कंपनी है अच्छा करती जा रही है, आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अच्छी पढ़ाई किए जा रहे हैं, क्लास 12 के बाद ही जॉब में नहीं लगे और मेहनत कर रहे थे, सीएस कर गए। क्या होता है कभी कभी इंडिया में रिलेटिव कंपैरिजन इज वेरी इजी, खाली आप स्टोरी समझिएगा। आप 12 में जॉब में नहीं लगे, आप बोले नहीं मैं तो सीएम में तीनों करने के बाद ही सीधा जॉब में लगूंगा। नहीं नहीं, फ्रेंड लग गया 12 के बाद, 20,000 रुपया महीना कमा रहा है, आप नहीं माने, आप बोले ना, अपना तो टारगेट ही नहीं है 20,000 रुपया, अपने तो सीधा और 2-3 साल मेहनत करने के बाद ये महीना कम से कम चाहिए। दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सॉरी, दैट इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दैट इज योर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब बताइए इन्वेस्टर किसकी तरफ जाना ज़्यादा पसंद करता होगा? सर शॉर्ट टर्म वाला है ना, हो सकता है कुछ मजबूरी हो इसकी, तो शॉर्ट टर्म वाला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे जाना पसंद करेगा। लॉन्ग टर्म वाला है ना जो ज़रा कंफर्टेबल जोन पे है, हाँ सर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, नहीं कर रहा हूँ, सबकी अपनी मजबूरी है। कुछ कंपनियां हैं जिनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो ऑब्वियस है वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से काम करेगी। कुछ कंपनी आपके पैसे को लेकर उसको लॉन्ग टर्म के लिए रन कर रही है, तो वो आपके लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे काम करेगी। आप एक कंपनी में किस एंगल से पैसा डाल रहे हो, ये आपके लिए काम करेगा। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये है कहीं ना कहीं आपके लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये है कहीं ना कहीं आपके लिए। ऐसी कई सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सीधा चलते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड पे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे सामने है। डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई एम वेरी फेमस फॉर गोला मारना। गोला मारना डजंट मीन हम कहीं हमला वमला करेंगे, गोला मारने का मतलब है जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको मैं राउंड करवाता हूँ, ये मेरी आदत है। वो इसलिए करवाता हूँ ताकि वो याद रहे और आपको पता हो कि ये गोला जो यहाँ मार रहे हैं ना उसको एग्जाम हॉल तक पहुँचाना है।
एग्जाम हॉल के पेपर तक पहुंचाना, नॉट एग्जाम हॉल तक, एग्जाम हॉल में पेपर तक पहुंचाना है, राइट। तो डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है, राइट। पहला है असेसमेंट ऑफ नीड्स, जो हम लोग बात कर चुके हैं। क्या असेसमेंट ऑफ नीड्स का मतलब क्या हुआ, पैसा कितना चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, और क्या एक्टिविटीज है जिसपे आप उसको कन्वर्ट करेंगे, राइट। फोरकास्टिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस बाय एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। ये नहीं होना चाहिए जैसा मैंने बोला कि आपको अपने बिजनेस के लिए 100 की ही जरूरत थी, आप अननेसेसरी अपने पापा से, जो कंजर्वेटिव अप्रोच वाले इंसान हैं, उनसे 400 रुपया ले लें, तो फिर आपको 300 रुपया में ना वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, फंस जाओगे आप। फिर पता चलेगा 100 पे तो आपने 100 को कहीं इन्वेस्ट किया, कैपिटल बजटिंग के वे में गए या वो आईआरआर के वे में गए, 15% कमा लिए, लेकिन आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18% है, तो ये 15% 100 पे कमाए और 300 पे अननेसेसरी का आपका कॉस्ट जो जा रहा है कैपिटल का, तो अल्टीमेटली मामला खराब हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है अपने लोगों को। केयरफुल प्लानिंग, प्लानिंग बहुत केयरफुल होना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट क्या है, और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखेंगे कहाँ ये डालना है। इसीलिए कंपनियां टेंडर मंगवाती है, ऐसे ही कहीं पे भी पैसा नहीं डाल देना, या यहीं पे कहीं पे बस अंधाधुंध पैसा। ऑडिट होता है, ऑडिट में पता चलता है कि कोई काम अगर आप 5 लाख में या 50 लाख में करवा सकते थे, तो आपने वो टेंडर 500 लाख वाले को क्यों दे दिया। तो फाइनेंस वाली चीज़ों पर भी ऑडिट इसीलिए होता है कि आपने केयरफुल प्लानिंग के साथ चीज़ों को किया या बस ऐसे ही कर दिया। तो पहला पॉइंट हो गया था एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, जिसको हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग कहाँ गया, प्रोजेक्ट प्लानिंग, दिस इज प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग, जस्ट अ सेकेंड, प्रोजेक्ट प्लानिंग। नंबर 2 इज फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस का क्या मतलब हुआ, आइडेंटिफाइंग सोर्सेज, किससे लेना है, जो हम लोग पहले बात किए। छोटा मोटा उधारी है, दोस्त से ले लिया, बड़ा उधारी है तो पापा से ले लिया, और बड़ा उधारी है, एमबीए कर रहे हो, अच्छी बात भी बोल देता हूँ, एमबीए करने के लिए लोन चाहिए तो बैंक से ले लिया। तो आपको देखना पड़ेगा इक्विटी बेटर है, प्रेफरेंस बेटर है, या डेट बेटर है, जो मैंने अभी आपको बताया। Raising funds must be raised from different sources to ensure the business has sufficient capital to operate. Different sources, कहाँ से पैसा उठाना है, फंड मस्ट बी आइडेंटिफाइंग सोर्सेज, रेजिंग फंड, फिर वो पैसा उठाना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। टू इंश्योर बिजनेस है सफिशिएंट कैपिटल टू ऑपरेट, ज्यादा नहीं आ जाए, कम भी ना आ जाए, कम भी ना आ जाए, बहुत दिक्कत वाला बात हो सकता है। और ये सिचुएशन में आप कभी पहुंचे होगे कॉलेज लाइफ में, 500 रुपए की दरकार है, कहीं से जाकर 400 रुपए तक का जुगाड़ हो गया, दैट इज द मोस्ट टेरिफिंग कंडीशन। बहुत ज्यादा दुखद घटना होती है वो अपने आप पे। 500 चाहिए था भाई, 400 हो गया यार, 100 का कमी है, तू दे दे, वो दे दे। आप उस समय सबसे ज्यादा खराब पोजीशन में होते हो। 100 रुपए के लिए काम अटक रहा है, 400 का जुगाड़ हो गया है, जुगाड़ हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कॉस्ट एफिशिएंसी शुड बी मिनिमाइज, ऑब्वियस है, कॉस्ट के साथ तो एक ही शब्द का जन्म हुआ है, दैट इज द मिनिमाइजेशन। तो कॉस्ट मिनिमाइज हो, विच रिक्वायर बैलेंसिंग रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोल, अंडरलाइन इट, रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोल को मेजर करे। पैसे की दरकार थी, दोस्त बोला 15%, बैंक बोला, या ये जो क्रेडिट कार्ड टाइप के वो छोटे छोटे फंडिंग करने वाले हैं वो बोले अभी दे देंगे 24%। अब 15%, 24%, रात भर की नींद गायब। 15 को अडॉप्ट करूं या 24 को अडॉप्ट करूं, 15 को अडॉप्ट करूं या 24 को अडॉप्ट करूं। एक जो है वो वर्बली पैसा ले लिया, क्रेडिट रिस्क है थोड़ा सा, कल को नहीं दूंगा तो ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा, बट बैंक सिबिल स्कोर खराब कर देगा। फाइनेंशियल मैनेजर भी ऐसे देखता है किससे पैसा लेना है, कॉस्ट एफिशिएंट है, कम है, कम जुगाड़ में काम हो जाए, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में काम हो जाए, क्योंकि कॉस्ट भी बचाना है। तब फिर वो इक्विटी, डेट और तीनों का प्रोपोर्शन देखते हैं, तब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो। उस चैप्टर का लिंक यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ऑप्टिमाइजिंग फैक्टर्स बिफोर चूजिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, फैक्टर्स लाइक कॉस्ट, रिस्क एंड कंट्रोल must be optimized to ensure the financial health of the optimization। पता है वर्ड नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन लाइफ है। जॉब लोग छोड़ देते हैं, पता है, जब ऑफिस में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होता है, एग्जॉस्ट कर दिया जाता है। पढ़ाई करते करते थकते नहीं हो, ऑप्टिमम लेवल पे पढ़ोगे तो थकोगे नहीं, एग्जॉस्ट हो जाते हो। अचानक में लगता है कि आज इस 6 चैप्टर फाइनेंस के खत्म कर देने हैं, तब थकते हैं आप। तो आपको ये समझना है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो किसी भी रिसोर्सेज का, चाहे ह्यूमन बींग हो, चाहे फाइनेंस हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थर्ड इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब जो पैसा उठा लिया है भाई साहब, उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंपॉर्टेंट है।
कहाँ पैसा डालना है। प्रोडक्टिव यूज ऑफ फंड, जो मैंने पहले बोला, पैसा वहां डालना जहां रिटर्न दे दे। पता चला पैसा उठाया 15% में और जहां पे इन्वेस्ट किया वहां पे 12% ही आ रहा है, पैसा डालोगे क्या? नहीं डालेंगे सर, नहीं डालेंगे। सिंपल है सर, सिंपल मैथ, इतना तो आता है। तो 15% में पैसा उठाकर अगर कहीं पे डाले और 18% मिल रहा है, हाँ सर सोचेंगे। 15% में पैसा डाले और कहीं पे 16% मिल रहे हैं और 2%, सपोज मान लो 16 में से नेट में समझ लो 2% चला जा रहा है टैक्स में, तो 14% अप्रोक्स आ रहा है। मैं नॉमिनल मैथ पे बात कर रहा हूँ, प्लीज है, डोंट बी वेरी स्मार्ट कि अचानक में 16 में से -2 इस तरीके के। अब ये समझ लो 16 में से 2% फिर अलग से टैक्स भी चला गया, तो 16 - 2 14। सर सोचेंगे, 15 में से 2% गया। अब यहां सोचना पड़ेगा कि डेट वाला है कि इक्विटी वाला है, वहां पर सोचना पड़ेगा, राइट। तो वहां आपको सोचना पड़ेगा। डिविडेंड को लेकर एक बहुत हिस्टोरिकल चीज अभी हुआ है। इंडिया में पहले कंपनीज को ही कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ जाता था, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पहले कंपनियां देती थी। अभी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आया था उसके बाद से अब क्या हो गया कि जो शेयर होल्डर है इंडिया में वो खुद ही अपने डिविडेंड के ऊपर टैक्स देता है। तो ऐसे कई सेवरल फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर में सोचना पड़ता है। फिलहाल प्रोडक्टिव यूज ऑफ फंड्स पे बात करें तो बढ़िया से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, और बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही आपको देखना, सोचना और समझना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप अपने रियल लाइफ से जोड़ लो। आपको 2 दिन के लिए कुछ काम करना था आईटी का, उसके लिए एक लैपटॉप खरीद लिए और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, बहुत दुख लगेगा। तब लगेगा अरे यार ये कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेता, रेंट पे 2 दिन के लिए लैपटॉप ले लेता तो शायद ज्यादा अच्छा रहता। मैंने इतना बड़ा पैसा घर का, परिवार का, फैमिली का डाल दिया, ये शायद गड़बड़ हो गया। जो भी है, समझ गए होंगे तो बहुत समझदार है। इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स कैपिटल मेड आफ्टर केयरफुल एनालिसिस एट दिस डिसीजन हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट, क्योंकि वो जो ईएमआई आने वाला है ना लैपटॉप के ऊपर में अगले 12 महीना, 12 महीना, उस 12 दिन तक आपको ये याद आएगा कि मैंने ये डिसीजन थोड़ा सोच समझ कर लिया होता तो मेरे लिए हेल्पफुल होता। फाइनेंशियल मैनेजर भी ऐसे ही सोच रहे हैं। ट्रीट योर सेल्फ एज ए फाइनेंशियल मैनेजर एंड देखो फिर आपको सारे थ्योरी का आंसर अपने आप आता है कि नहीं, तो बताना मेरे को। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज डे टू डे। पापा ने 100 के बदले 500 जैसे दिया ना, मैं सच्ची बता देता हूँ, सबसे पहले फोन आएगा, आओ पार्टी करते हैं, आज 400 रुपये एक्स्ट्रा है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग। मतलब अगर आप ढंग से नहीं किए तो, मतलब आपको 100 के बदले 500 मिला, 400 जहां एक्स्ट्रा मिला ना, आपके छोटे छोटे फालतू खर्चे शुरू हो जाते हैं। तो वो छोटे छोटे फालतू खर्चों पर आपको कंट्रोल करना है। इंश्योरिंग एडुकेट वर्किंग कैपिटल इज क्रूशियल फॉर स्मूथ डे टू डे ऑपरेशन। पैसे रखना है, 4 दिन के बाद अचानक ये नहीं हो जाए कि फिर से 100 रुपए चाहिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ही नहीं है पापा, छोटे छोटे पैसे के लिए खर्चों के लिए पैसे नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एज यू नो वेरी वेल, वर्किंग कैपिटल इज द फॉर्म जहां पर आप चीजों को बनाते हैं, वो तैयार होती है, बिकती है, उससे पैसा आता है, आपका पहिया है, बिजनेस का पहिया होता है वर्किंग कैपिटल, राइट। तो उसके ऊपर आपको सावधानी बरतनी होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिटेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग, डिविडेंड डिसीजंस। भाई साहब अब कमा लिए, कजा लिए, बांटोगे नहीं क्या? नहीं चलेगा। तो डिविडेंड पॉलिसी, डिसाइड हाउ मच प्रॉफिट टू रिटेन इन द बिजनेस। कितना रखना है, कितना रखना है और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। रखना क्यों है? रिजर्व में रखना है, जनरल रिजर्व में रखना है, अनफोर्सिन एक्टिविटीज के लिए रखना है, अनफोर्सिन इवेंट्स के लिए रखना है। बांटना क्यों है? क्योंकि खुश रखना है। बांटना क्यों है? डिविडेंड पॉलिसी जब क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, उसमें एक बड़ा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि पैसे बांट देने चाहिए या रखने चाहिए। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। सोच के देखना, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अगर बहुत बढ़िया होगी, उसका कॉन्फिडेंस होगा, लगेगा आने वाले समय में भी बहुत अच्छा करने वाली है, रिजर्व रखेगी, उसको अपने बिजनेस मॉडल पे कॉन्फिडेंस रहेगा, बोलेगा नहीं दूंगा, बिजनेस में बढ़ाऊंगा, अच्छा करूंगा। और उसके बाद जब अगर उसको लगेगा कि नहीं भाई साहब अच्छा नहीं हो सकता, इन्वेस्टर छोड़ के भाग नहीं जाए, तो आपको टॉफी पकड़ाना शुरू कर देगा, लेमन जूस देना शुरू कर देगा। कैसे? मतलब डिविडेंड के रूप में, भाई डिविडेंड ले ले, जाना मत, रहियो अपने पास। तीसरा फॉर्म भी है, जब कंपनी सच में अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, तो पैसे रखती भी है, पैसे बांटती भी है, बर्थडे पार्टी भी, राइट,
और पार्टी भी। तो ये 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप अपने आप से पूछिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा या कम हुआ, राइट? सेकंड पॉइंट इज डिविडेंड के बाद इन्वेस्टर रिलेशन फर्म दैट डू नॉट मेंटेन एन ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी में फेस डिफिकल्टीज अट्रैक्टिंग न्यू कैपिटल फ्रॉम इन्वेस्टर। जो बात अभी अभी बोला कि अगर आपने उसको कुछ भी नहीं दिया, ना वेल्थ क्रिएट करके दिया, ना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके दिया, तो फिर वो बोलेगा टाटा बाय बाय, चला जाएगा। इस चीज़ को रोकने के लिए आपको डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करना पड़ता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करना पड़ता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कंसिडरेशन, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्यों भैया, फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द नेटवर्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। सर ये अंडरलाइन कर दे क्या, नेटवर्थ ऑफ शेयर होल्डर्स? हाँ जरूर करिए, नेटवर्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। सर नेटवर्थ नहीं पता, या तो इस हिस्से को ले लो बैलेंस शीट का, या इस हिस्से को ले लो और माइनस ये हिस्सा कर दो। मतलब या तो ये इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, कौन कौन से सोर्स से आपने कंपनी में कैपिटल दिया, राइट? मैं इसको कलर कर देता हूं। या तो आप इस एरिया को ले लो, या फिर आप क्या करो, इस एरिया को लो, कितना एसेट्स है आपके पास उससे माइनस कर दो आपका आउटसाइडर लाइबिलिटीज, तो एनडब्ल्यू आ जाएगा। किसी को डाउट हो तो 6290303823 पे भी एक बार कनेक्ट कर ले, बट आंसर यही है और ये आपके सामने है। तो नेटवर्थ जो है ना कंपनी का जब बढ़ता है तो इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन, ठीक है? आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो बाय मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू, अब ये मार्केट वैल्यू वाला बात आपने डिविडेंड पॉलिसी में पढ़ा होगा, एम अप्रोच, M&M अप्रोच, मैंने तो पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, सीए फाइनल तक पढ़ा है। जी हाँ, सीए फाइनल तक पढ़ा है। एंड M&M अप्रोच ये बताता है कि भैया या तो डिविडेंड बांटो या ना बांटो, कंपनी का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। अगर कंपनी ने ग्रोथ किया है तो डिविडेंड बांटे तो ठीक, नहीं बांटे तब भी कंपनी का जो वैल्यू है वो उसके शेयर प्राइस पर रिफ्लेक्ट होके उसका वैल्यूएशन, उसका वैल्यू, उसका नेटवर्थ बढ़ा देगा। तो ये जो मुद्दा था ना कि क्या डिविडेंड बांटना जरूरी है, ऐसा नहीं है। इसी का आंसर M&M अप्रोच आपको सिखाता है, समझाता है, बताता है, राइट? तो सर आगे, yes, unlike profit maximization which emphasizes short term gains, wealth maximization considering long term growth, risk factor and the time of value of money, making it more comprehensive and widely accepted goal in the modern finance. देखिए ये जो है ना, मेरे ख्याल से फाइनेंस के अंदर जो मैंने 1 रुपए पे बात की उसी को हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। कई लोग हैं उनका अप्रोच होता है मेरे को आज का 100 रुपया दे दे, आई एम वेरी हैप्पी। कई लोग बोलते हैं कि अगर 10 साल के बाद देगा ना फिर मैं 100 रुपया नहीं लूंगा भाई, कम से कम 1000 रुपया 2000 बढ़ा के देना। ये ऐसा क्यों? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि आप उस पैसे को जो उसके भरोसे पर छोड़ दिए, आप कंजर्वेटिव अप्रोच में आएंगे। आप बोलेंगे भाई तूने मेरे को कितना कमा कर दिया, उस पैसे को अगर मैं कम से कम एफडी में भी डालता तो मेरे को 60% मिल जाता, 6% मिल जाता। रियल लाइफ में अभी तो 2.5-3% ही मिल रहा है, साल भर का 2.3-2.4% ओनली। लेकिन फिर भी जीरो तो नहीं रहता ना, तो मेरे को कम से कम इतना चाहिए। इसी को रिस्क फ्री रिटर्न भी बोलते हैं, RF। शायद कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जब आप पढ़ रहे होंगे RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, तब आपको ये बात ध्यान में आई होगी कि RF इज द रिस्क फ्री रिटर्न। जनरली FD रिटर्न या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिटर्न को हम लोग RF बोलते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न बोलते हैं, राइट? तो ये आपका एक अप्रोच रहता है इसमें। अब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है कि कम से कम बिजनेस का ग्रोथ क्या है, उसके हिसाब से आपने क्या किया, आप कंपनी से पूछते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन यहाँ वर्क करता है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कंसिडरेशन, अनलाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिस्क फैक्टर जैसे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग लीडिंग टू मोर बैलेंस एंड प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट। कभी कभी होता है कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रहा है, आपके पैसे को रखी, समझना मेरी बात, आपके पैसे को रखी, डिविडेंड नहीं दी, और अचानक में जाकर शॉपिंग के मोड में आ गई और बोली हम किसी खराब कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं। सुना ही होगा ना ऐसा कई बार, एक्वायर कर लेते हैं, मर्जर एक्विजिशन जिसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी नहीं वही होता है। और वहां पर जाके पता चलता है कंपनी ने जिस कंपनी को खरीद लिया, आप वाली कंपनी ने जिस दूसरी कंपनी को खरीद लिया, उसका भट्टा बैठा हुआ है।
तब आपका वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो सपना है ना वो चकनाचूर हो जाता है। ऐसा इंडियन हिस्ट्री में इल्जाम लगा या सवालिया निशान हुए थे टाटा मोटर्स के ऊपर में, जब उसने जैगुआर को खरीदा था। जैगुआर एक बाहर की कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी, हालत बुरी थी। सोचा गया टाटा मोटर्स के स्टॉक पे उसका इफेक्ट देखने को मिला कि भाई साहब उसने एक डूबती कंपनी को क्यों खरीद लिया, शेयर होल्डर नाराज हो गए। लेकिन इसके बावजूद टाटा मोटर्स एंड जैगुआर, स्पेशली अगर सिंस एक्वायर कर लिया गया तो टाटा मोटर का नाम रहा। टाटा मोटर मेक्स हिस्ट्री, राइट। और कई बार तो ऐसा हुआ कि इंडिया से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस जैगुआर से मिला उसको बाहर में। तो ऐसी कई चीजें हैं, मैंने प्रोस कॉन्स दोनों बता दिए, ऐसा होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी दिस अप्रोच रिकॉग्नाइज द मनी रिसीव टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट, इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। शेयर होल्डर वैल्यू इनहेंसमेंट, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, जो हम पहले भी बोले हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, कोई डिविडेंड नहीं दे रहा तो फिर आपको शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ना चाहिए ना। और उसके बाद उस पर रिटर्न एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ऑब्वियस है। आप खाली ये वर्ड समझ लो, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर वो बढ़ जाता है, डिविडेंड मिल नहीं रहा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऐसे हो रहा है। कई सारे हैं, मतलब लॉकडाउन सबको याद होगा, 2020 से लेकर अभी 2025 में कई सारे स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे जो मोर देन 500%, मोर देन 300%, मोर देन 200% रिटर्न दे रहे हैं। जी हाँ, 200% रिटर्न इन 5 years सर। हाँ जी, हाँ जी। 500% रिटर्न, हाँ जी। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलेंगे, हाँ जी। कंपनी ने कुछ अच्छा भी किया होगा, खाली दाम बढ़ गया। खरीदने वाला पागल नहीं है, वो वैल्यूएशंस देखता है, वो ये समझता है कि कंपनी ने बढ़िया किया है, वो उसके क्वार्टरली एनालिसिस करता है, क्वार्टरली स्टेटमेंट आते हैं, एनुअल रिपोर्ट आता है, तब डिसाइड होता है, राइट। फोकस ऑन कैश फ्लो, ये एक बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो चाहे आपके लाइफ में हो, कंपनी के लाइफ में हो। कैश फ्लो जहां गड़बड़ाया तो भाई साहब समझ लीजिए कि आधी चीजें वहीं खराब हो गई, राइट। तीन टाइप के कैश कैश फ्लो हम पढ़ते हैं जनरली, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड जल्दी जल्दी फाइनेंशियल कैश फ्लो। तो accounting profit, wealth maximization, actual cash flow providing a more accurate measure of company's financial health। कई सारी कंपनियां जो बोलती है सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक नाम बताता हूं, विशाल मेगा मार्ट, शायद सबको पता होगा। ये कंपनी एक बार डूब चुकी होगी और अभी डूब चुकी थी, और इन दिनों भी आप मीम्स देख रहे होंगे, विशाल मेगा मार्ट वापस से भाई साहब डूबी हुई कंपनी के बाद एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। तो वो जब डूबी थी ना, उसकी स्टोरी सुनिए। कैश का फ्लो जीरो, धंधा हो रहा है, वर्किंग कैपिटल चल रहा है, यहाँ उधारी में माल ले रहे, वहां उधारी में माल बेच रहे। एक दिन कहीं एक जगह से प्रेशर आ गया ना, या तो आपका डेटर उठ के आ जाएगा, क्रेडिटर भाग जाएगा, उस दिन पता चलेगा कैश तो नील बट्टा सन्नाटा। और कैश जहां नील बट्टा सन्नाटा, आपके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का सपना चकनाचूर। तो फोकस ऑन कैश फ्लो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगातार यहाँ वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। encourage efficient resource allocation by aligning financial decision with shareholder interest, companies optimize resource utilization leading to improved operational efficiency and competitiveness। इसका मतलब क्या है, जब आपके ऊपर एक जिम्मा रहेगा ना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, तो आपके जो डिसीजंस है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो, और जब आपके ऊपर एग्जाम में अच्छे मार्क्स का प्रेशर रहेगा ना, तो फिर आपकी इफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। भले वो एग्जाम से ठीक कुछ दिन पहले बढ़े, लेकिन बढ़ेगी जरूर। लिमिटेशन ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कभी कभी क्या होता है कि इसी एग्जाम के प्रेशर को देखते हुए आप अजीबोगरीब घटनाओं में लिप्त हो जाते हैं, राइट। कि अच्छा मार्क्स चाहिए, कैसे भी मार्क्स चाहिए, पास होना है। तो इट डजंट ऑलवेज प्रोवाइड ए क्लियर लिंक बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजंस एंड शेयर प्राइसेस मूवमेंट्स। कभी कभी यहाँ पे भी ये घटनाक्रम बन जाता है, दिक्कत आ जाती है, जहां पर आपको लगता है कि फाइनेंशियल डिसीजन और शेयर प्राइस मूवमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं। नंबर टू, एक्सेसिव फोकस ऑन शेयर होल्डर वेल्थ में लीड टू मैनेजरियल स्ट्रेस एंड शॉर्ट टर्म स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन। कभी कभी लगता है कि स्टॉक मार्केट पे प्राइस पे हमारा वैल्यू नहीं बन रहा, कंपनी अच्छा कर रही थी, एक खराब बात आई, अनाउंसमेंट हुआ, कंपनी का शेयर का प्राइस घट के एकदम खराब हो गया। उस कंडीशन में कभी ना कभी ये वेल्थ मैक्सिमाइजर्स, क्योंकि अल्टीमेटली आपका भगवान कौन है यहाँ पर, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर बोला बोले ये तो आपने बोला कि हमने अपना एक प्रोडक्ट लाइन, एक एफएमसीजी नाम सुना है क्या, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जो होती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, डाबर, मेरिको, ऐसी कंपनी खाली एक बार बोल देना कि हमने एक प्रोडक्ट को बंद कर दिया है,
एक बार सोच के देखिए ना, लक्स बंद हो जाए, लक्स साबुन, एफएमसीजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सर कंपनी खराब हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट शेयर है खाली लक्स का। ऐसे कोई एक प्रोडक्ट लाइन भी अगर बंद कर देना तो उसका इंपैक्ट आ जाएगा। उसका जैसे इंपैक्ट आएगा तो आपका जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अभी तक बन रहा था ना, आपको बाकी प्रोडक्ट याद नहीं थे, आपको भी लक्ष्य याद था, तो वो आपके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के सपने को तोड़ सकता है। डिस्कस द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एनवायरनमेंट अंडर विच अ फर्म हैज टू ऑपरेट। नंबर 3 क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग। डिस्कस द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, जो हम लोग बात कर चुके हैं। पैसा चाहिए, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट के क्या क्या है, स्टॉक है, बॉन्ड मार्केट है, लॉन्ग टर्म फंड कहां से मिलेगा। तो सर शेयर होल्डर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। एक्चुअली जब आपके कंपनी में शेयर में पैसा डालते हैं तो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, वहां पे लॉन्ग टर्म स्टोरी है। मनी मार्केट, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल, ये सब में जब आप पैसा डालते हैं या ये सब से पैसा उठाते हैं, मनी मार्केट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मनी मार्केट, राइट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, करेंसी ट्रेडिंग के थ्रू या एफआईआई के थ्रू भी हम लोग पैसा उठा लेते हैं, बट ये एक तरीका है जो हमने डिस्कस किया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस बैंक कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड। एक जमाना होता था स्टॉक मार्केट में जब हम देखते थे एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आज तबाह कर दिया, आज बर्बाद कर दिया, आज बम बम कर दिया। बम बम मतलब अच्छा कर दिया। पिछले 2-5 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं, डीआईआई म्यूचुअल फंड वालों ने खरीदारी की, म्यूचुअल फंड वालों ने ये किया, म्यूचुअल फंड ने इज्जत बचाई, म्यूचुअल फंड वालों ने, एफआईआई बहुत माल बेच रहा है, म्यूचुअल फंड उठा रहा है। तो ये सारे जो है ना आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एफआईआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जो एफआईआई है ना, दैट इज द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई का मतलब है, राइट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गए, और इंश्योरेंस कंपनीज एंड म्यूचुअल फंड हो गए। सर इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, भाई आपके जिंदगी को बचाने के लिए जो प्रीमियम का पैसा लिया गया, अब उसका क्या करेगा वो आदमी? साइड रखेगा क्या पूरी सब्जी के लिए? नहीं ना, उस पैसे को कहीं री इन्वेस्ट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी री इन्वेस्ट करती है, चाहे वो पेंशन के तौर पे करे या और भी सेवरल रूल्स है, रेगुलेशंस है एज पर द आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस तरीके से वहां पे पैसे इन्वेस्ट किए। म्यूचुअल फंड का तो आपको पता है, यू पीपल आर नाउ डेज वेरी स्मार्ट, कि पैसा लिया है सर, तुम बोले ही था म्यूचुअल फंड में डालेगा, नया क्या बात है। म्यूचुअल फंड वाला बोला कि हम आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में डालेंगे, आप बोलेंगे तो डेट में भी डाल देंगे, आप बोलेंगे तो सेवरल अलोकेशन फंड में डाल देंगे। तो ये काम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है, नहीं तो कल इल्जाम लग जाएगा कि इन्वेस्टर्स का पैसा मार दिया गया, खत्म कर दिया गया, लुट गए हम, बर्बाद हो गए हम। तो सेबी काम करता है इसके लिए, आरबीआई काम करता है, टाइम टू टाइम आरबीआई आकर आपके लिए पॉलिसीज इशू करता है, राइट। क्यों करता है? ताकि हमारा इकोसिस्टम जो है फाइनेंशियल वाला वो अच्छे तरीके से चलता रहे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से बोगस कंपनी ना खोल दे, एक ही ऑफिस प्रीमाइसेस के नाम से 15-15 कंपनियां ना खोल दे। ये सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये सारी चीजों पे काम किया जाता है। इकोनॉमिक कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जीडीपी ग्रोथ, फिजिकल पॉलिसीज इंपैक्ट, फर्म्स फाइनेंशियल बजट। बजट अपने आप में, बजट वर्ड मुंह से निकला है तो वो ऐसे नहीं निकला, बजट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि वहीं से डिसाइड होता है कि हमारी इकोनॉमी को किस तरफ ले जाना चाहती है गवर्नमेंट। के बाद टैक्सेशन पॉलिसीज आती है जो कि बजट पे ही कहीं ना कहीं डिसाइड होती है। आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है टैक्स लॉ इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसीज। अनाउंसमेंट आ जाए कि कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दिया गया, मतलब आप जितना कमाते हैं अब उसके ऊपर ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, स्टॉक प्राइस के ऊपर धड़ाम से असर पड़ जाता है, गिर जाता है। टैक्सेशन पॉलिसीज फिर आप पे इम्पैक्ट होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ाना घटाना से आपका ये डेट पे पैसा उठाए या ना उठाए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। डिविडेंड पॉलिसी का मैंने बताया, जैसे कि पहले कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होता था, कंपनियों को ही डिविडेंड के ऊपर में टैक्स देना पड़ता था। अब ये जिम्मा आ गया है शेयर होल्डर के ऊपर में, एक आम निवेशक के ऊपर में, इसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता था। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा बड़े बड़े लोग डालते हैं, छोटा वाला लोग बेचारा छोटा छोटा पैसा डालता है। अब बड़े लोग के ऊपर में बहुत बड़ा डिविडेंड देते समय आप सोचिए, पहले तो क्या था, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ऐसे देखिएगा फर्क नहीं पड़ता कि इस यहां से जब भी टैक्स दिया जा रहा है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स काट लिया गया, फर्क नहीं पड़ रहा किसके पास जा रहा है। लेकिन अब अगर यही बड़ा पैसा बड़े इन्वेस्टर के पास जा रहा है तो उसको एक बड़ा टैक्स देना पड़ रहा है इसके ऊपर में।
तो थोड़ा सा मामला उलझ जाता है। छोटा आदमी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा अगर उसको सिर्फ डिविडेंड के ऊपर पता चलेगा एक नॉमिनल अमाउंट के नीचे ही कहीं डिविडेंड मिला, टैक्स भी नहीं देना पड़ा, टीडीएस भी नहीं देना पड़ेगा, तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, डिजिटल बैंकिंग, ब्लॉकचेन। आज एक जमाना होता था एनुअल रिपोर्ट घर पे आती थी, कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट घर पे आती थी, सोचो एक एक एनुअल रिपोर्ट। एंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस मार्केट, स्टॉक मार्केट, आई वाज ओनली 16, एचएस का एग्जाम दिया और बीइंग अ मारवाड़ी तो 2 या 3 दिन के बाद भेज दिया गया धक्का मार के, जाओ स्टॉक मार्केट सीखो, फाइनेंशियल मार्केट सीखो। एंड तब ये पता चला कि वाओ, आईटीसी की जो एनुअल बुक आ रही है कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया प्रिंटेड, बिकॉज एट दैट टाइम ना हमारे लिए वो एक एनुअल जो रिपोर्ट है उसका वो सुंदर सुंदर जो पन्ना आता था ना, एक एक ऐड आता था उसके अंदर, प्रोडक्ट के डिटेल होते थे आईटीसी के, वो हमारे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट होता था। वाओ, अब चीजें बदल गई हैं। अब एनुअल रिपोर्ट आपको मेल पे भेज दी जाती है। कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें जहां पर आपको वोट करना होता है, क्योंकि वोटिंग राइट होता है ना एक शेयर होल्डर के पास, तो वो वोटिंग राइट भी अब आपके लिए इसी तरीके से क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल तरीके से ही आपको ईमेल पे आ जाता है, राइट। वोटिंग के लिए आपको पहले, वोटिंग के लिए हम फिजिकली जाते थे जगह पर जहां पर भी एनुअल मीटिंग हो रही है, अब वो जाना नहीं पड़ता है, आप जूम के थ्रू या बाकी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू वोटिंग कर सकते हैं। तो ये चीजें अब बदल गई हैं, बदल रही हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग जब मेरे को याद है पहली बार रुपी अगेंस्ट डॉलर, डॉलर अगेंस्ट रुपी 60 के ऊपर चला गया था कि $1 को खरीदने में 60 रुपया लगेगा। लोग बोलते थे हमारा रुपया सीनियर सिटीजन हो गया, अब तो सुपर सीनियर सिटीजन होके रखा है, 80 के भी पार हम जा चुके हैं। तो ऐसी कई चीजें, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज बोलते के साथ एक ही आदमी का नाम दिमाग में गूंज रहा है आजकल, दैट इज ट्रम्प। और डेली मार्केट में उठापटक हो रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, अमेरिका ने ये लगाया, बोला कि चलो तुम कुछ दो, हम ट्रेड के ऊपर में तुमको चार्जेस लगा देंगे। ये सारी चीजें अब मॉडर्न एज में हो रही है। जोग्राफिकल रिस्क प्ले अ क्रूशियल रोल, इसराइल ईरान में झमेला, कभी उसमें झमेला, पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध नहीं है, चीजों को घुमा के अब किसी दूसरे देश में भेजना पड़ेगा। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर हमने उनको बोला कि तुम हमारे ऊपर से फ्लाइट नहीं ले जा सकते, उन्होंने हमें बोला आप हमारे ऊपर से फ्लाइट नहीं ले जा सकते। तो कॉमर्शियल फ्लाइट भी जाती हैं, चीज़ें होती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इसका भी इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज द कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अब आ जाते हैं काम की बात पर। क्या होता है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज रिलेटिव टू ए कॉमन बेस, एग्जांपल टोटल एसेट्स और सेल्स। देखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है ना, पहले इसको समझ लीजिए, ये इंडिया है, हम होश संभालते हैं तब से हमारा रिजल्ट का कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है। 100 में से तू कितना लाया, 100 में से शर्मा जी का बेटा कितना लाया, और ये चीजें चलती रहती हैं। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर में क्या होता है, फाइनेंशियल टोटल सेल्स, टोटल एसेट। अब इसमें कंपैरिजन इंटर भी हो सकता है, इंट्रा भी हो सकता है। बेटा तू खुद ही हाफ ईयरली में कितना लाया और एनुअल में कितना लाया, बेटा शर्मा जी का बेटा हाफ ईयरली में कितना लाया, तू कितना लाया, शर्मा जी का बेटा फाइनल में कितना लाया, तू कितना लाया, दैट इज द कंपैरिजन, दैट इज द कॉमन साइज स्टेटमेंट। एक चीज पे तो बात करेंगे कि मैथ में कितना लाया, यू कांट कंपेयर मैथ विद द रिजल्ट्स ऑफ साइंस। तो एक पर बात करके हम लोग वहां पे आगे बढ़ेंगे। ट्रेंड एनालिसिस क्या हुआ, यूज इंडेक्स नंबर, राइट। अच्छा एक और पॉइंट है यहाँ पे, हेल्प्स इन वर्टिकल एनालिसिस आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम। वर्टिकल देखिए, ये हॉरिजेंटल बोलते हैं, ये वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल का मतलब होता है सेल्स से शुरू होता है मामला और जाकर ईपीएस पे कहीं ना कहीं खत्म होता है। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है क्या पता नहीं, बट सेल्स से कहीं ना कहीं हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, फिर वेरिएबल कॉस्ट, फिर आता है ईबीटा, EBITDA। चलिए सर एक बार लिख दीजिए ना सर, बहुत अच्छा होगा, भगवान आपका भला करेगा। चलिए कोशिश करते हैं। सेल्स से मामला शुरू होता है, टक टक टक, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, टक टक, फिर आ जाता है आपका ये जो आया कंट्रीब्यूशन, राइट, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं, तो आ जाता है शायद EBITDA,
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, फिर माइनस करते हैं डीए, तो आता है ईबीआईटी। ईबीआईटी जो आया उससे माइनस करेंगे फिर हम आई इंटरेस्ट, तो आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर वहां से हम लोग माइनस करेंगे टैक्स, तो आ जाता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया उसमें हम लोग फिर देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, वो डिवाइड करके जो फिगर आएगा, मान लीजिए कि एग्जांपल देते हैं कि पैट अगर 10,000 करोड़ का है, करोड़ का, और आपके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर 10,000 है, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000, दैट इज द वन इज द अर्निंग पर शेयर। एक शेयर होल्डर को 1 रुपया अर्निंग पर शेयर बन रहा है। 10,000, ठीक है, 10,000 करोड़, 10,000 आपके ये इधर में शेयर्स हैं, तो इस तरीके का वहां पर आपका माजरा बनता है। तो ये ईपीएस वाली जो स्टोरी है ना, ये कहाँ से स्टार्ट होकर सेल्स से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक आके पहुंचती है। नेक्स्ट इज ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस पे बात कर लेते हैं। तो ट्रेंड क्या रहा, कंपनी पहले क्या परफॉर्म कर रही थी, अब क्या परफॉर्म करती आ रही है, ये सारी चीजें हमें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इंडेक्स नंबर टू ट्रैक फाइनेंशियल डेटा अक्रॉस मल्टीपल पीरियड्स, यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग ग्रोथ पैटर्न्स। कंपनी का लास्ट ईयर सेल्स ग्रोथ था 20% का, इस साल है 25%। पापा पूरा रिजल्ट क्यों नहीं देखते हैं? पापा को ना सिर्फ ये समझ में आता है 80% लाया या 60% लाया। क्यों? ये 60% और ये 80% ही सारी स्टोरी बता देता है। तो रेशियो इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ द डेटा। रेशियो इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा। वो आपका ट्रेंड के हिसाब से फट से समझ गया। हाफ ईयरली में 60% था, एनुअल में 80% लाया, वेरी गुड बेटा। हाफ ईयरली में 60% था, एनुअल में आके और 40% ही खाली लेके आया, वेरी बैड बेटा। तो ये जो है ना, इंडेक्स करना कि पहले सेल्स का क्या फिगर था, इंडेक्स करके उसको निकालना, फिर चेक करना, परसेंटेज टर्म पे बात करके बातों को आगे बढ़ाया जाता है। राइट, कैश फ्लो एनालिसिस मैंने पहले भी बोला, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसको ट्रैक किया जाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस रहे तो बढ़िया, कैश इनफ्लो। इन्वेस्टिंग प्लस रहे तो बढ़िया, फाइनेंसिंग माइनस रहे तो बढ़िया। फाइनेंसिंग माइनस रहने का मतलब है आपने बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर में पैसा लगाया तो आपका कैश गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर है आपको पैसा मिला, डिविडेंड इनकम के फॉर्म में मिला। कंपनी भी तो किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करती है, बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, किसी दूसरे में। अपने बिजनेस की बात नहीं कर, अपना बिजनेस का प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाएगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में जाएगा। हेल्प एक्सेस लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ, ये कैश फ्लो एनालिसिस में हेल्प करेगा। कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैश आ गया, ये भी हो सकता है कंपनी के पास बहुत सारा कैश जमा हो गया, तो क्या करती है कंपनी, फिर बोलती है चलो एक काम करते हैं, कोई डेट बाकी है तो उसको चुका डालो, नहीं हो रहा समझ में तो डिविडेंड बांट दो। इस तरीके की एक्टिविटीज भी वहां से स्टार्ट होती है। फंड फ्लो एनालिसिस, working capital by analyzing sources and uses of funds, useful for long term financial planning। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में कुछ चेंजेस है तो फिर उस हिसाब से ना फंड कहाँ एलोकेट किया जाए। एक्स्ट्रा फंड, सरप्लस फंड नहीं रखना चाहता एक सीएफओ, सीधा ये सोचता है मेरा पैसा आइडल नहीं पड़ा रहना चाहिए। आइडल मतलब बिना रिटर्न के नहीं पड़ा रहना चाहिए। आप 100 रुपए के बदले, पापा से 100 रुपए के बदले 500 मिला ना, आप 400 को खर्च करना चाहेंगे, लेकिन अगर यही 400 रुपए के ऊपर हिसाब मांगा जाएगा ना, तो आप बोलेंगे कम से कम पापा को बोल देता हूँ 400 को मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, भले ही 5 दिन के लिए किया, उसके ऊपर 40 रुपए मिले तो पापा बहुत खुश। अगली बार 100 मांगोगे तो 1000 देगा, अगली बार 100 मांगोगे तो 1000 मिलेगा, ऐसी कंडीशन होगी। राइट, रेशियो एनालिसिस हम पहले भी बात कर चुके हैं। परफॉर्मेंस यूजिंग लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, इफिशिएंसी रेशियो, सेवरल रेशियोज है। करेंट रेशियो बोलते हैं हम लोग, एसिड रेशियो बोलते हैं। एंड पहले भी बताया शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, जब आपके पास पूरा रिजल्ट देखने का टाइम नहीं होता तो सिर्फ आप ये देखते हैं कि कंपनी की पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है। डेट कवरिंग रेशियो, कंपनी के पास उतना पैसा या उतना एसेट्स है भी क्या कि अपने डेट को पेमेंट कर पाए। डेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो,
मतलब कंपनी के पास उतना तो पैसा है ना कि वो अपना इंटरेस्ट पे कर पाए। बहुत बुरा कंडीशन ये देखा जाता है कि डेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो है ना, कंपनी बोले नहीं मेरे पास तो इंटरेस्ट पेमेंट करने का भी पैसा नहीं है। बस समझ लो ये बात अगर खबर मार्केट में गई तो आपका शेयर होल्डर आपको छोड़ के 2 दिन के बाद भाग जाए, 2 दिन में भाग जाएगा, नॉट 2 दिन के बाद, 2 दिन में भाग जाएगा, राइट। तो ऐसी कई चीजें हम लोग इसमें देख रहे हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ऑब्वियस एनपीवी आईआरआर पेबैक पीरियड को आप ध्यान देंगे। अगर कहीं पे 500 रुपया मिला है उधारी, एक जन बोलता है कि मैं सिर्फ 10% लूंगा, एक जन बोलता है कि मैं 8% लूंगा और आप मेरे को आराम से 5 साल में दे देना, एक बोल रहा है कि नहीं 10% है लेकिन आप मेरे को 15 साल में दे देना। हो सकता है आपका मन इस 10% पे आ जाए कि कोई बात नहीं, 15 साल तक का तो टाइम मिल रहा है, राइट। तो ये फैक्टर्स, ये चीजों पर आपको सोचना समझना रहता है। इंश्योर ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ कैपिटल फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, किस चीज में हम कैपिटल बजटिंग, किस चीज में हम पैसे को डालें कि वो ज्यादा यूज दे, ज्यादा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हेल्प करे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टेक्निक्स लाइक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कैश मैनेजमेंट मॉडल्स एंड इन्वेंट्री कंट्रोल स्मूथ ऑपरेशंस के लिए बहुत जरूरी है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, क्या बेहतर रहेगा, क्या बेस्ट रेशियो होगा, क्या बेस्ट कॉम्बो होगा। यूज एबिट ईपीएस एनालिसिस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो बात हमने यहाँ पे की, यहाँ पर ईपीएस एनालिसिस किया जाएगा, एबिट ईपीएस एनालिसिस किया जाएगा। यहाँ पर आपके लिए बात किया जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बात है लिवरेज। लिवरेज वर्ड अगर आपने कभी पढ़ा है तो बहुत अच्छा, वरना मैं बता देता हूँ। लिवरेज का मतलब खराब नहीं होता है, लिवरेज का मतलब होता है एक्सपोजर लेना। बहुत लोग एक्सपोजर लेने को खराब देखते हैं, नहीं 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 नहीं। आपकी कंपनी की पेइंग कैपेसिटी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, एक पेन पे 5 या 10 रुपया का मार्जिन है, आप पब्लिक से पैसा लेकर और उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है वो मार्जिन 10 के बदले अब 8 ही हो गई है, लेकिन अभी भी फायदा है, अभी भी 8 रुपया मिल रहा है एक पेन के ऊपर, प्रॉफिट का एग्जाम्पल ले रहे अपने, राइट। तो उस केस में आप लोन नहीं लोगे क्या? ले सकते हैं सर। बिजनेस पे कमांड है, रिस्क नहीं है, प्रॉपर एसेट्स है, गुड मैनेजमेंट है, सब कुछ बढ़िया है, तो लिवरेज में जा सकते हैं सर, हाँ जा सकते हैं। तो ये आपको देखना है, ऑपरेशनल लेवरेज होता है, फाइनेंशियल लेवरेज होता है, कंबाइंड लेवरेज होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा आई होप। तो कहीं दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ऐसे कई चीजें हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फर्म इज सुपीरियर टू इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जी हाँ, कंप्रिहेंसिव कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्यूचर कैश फ्लो, जैसे हमने पहले भी आपके लिए बात किया, रिस्क असेसमेंट, डिविडेंड पे आउट, अर्निंग पर शेयर, ये फैक्टर है जहां पर आप देखते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एक कंपनी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करेगी, ईपीएस बढ़िया है तो सोचेगा डिविडेंड का पे आउट कम कर देते हैं, आगे वेल्थ बढ़ा के देंगे आपको, राइट। फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर दिस फैक्टर्स, फोकसिंग ओनली ऑन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए कौन सोचता होता ना, फिर तो बोलता है भैया इनको खुश रखो, पैसे कमा रहे हो पैसे देते जाओ, थोड़ा थोड़ा भागे नहीं छोड़ के, राइट। शेयर होल्डर प्रेफरेंस एंड डिविडेंड पॉलिसी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंश्योर रेगुलर डिविडेंड, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंश्योर इनहेंसिंग शेयर होल्डर ट्रस्ट, राइट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिटेन अर्निंग एक्सेसिवली रिड्यूसिंग इमीडिएट शेयर होल्डर प्रेफरेंस, ये पॉइंट थोड़ा सा ना यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंश्योर रिटेन अर्निंग्स एक्सेसिवली, एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है ना वो रेगुलर डिविडेंड देने की इच्छा रखता है। और ये शेयर होल्डर्स का प्रेफरेंस एंड डिविडेंड पॉलिसी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंश्योर करता है कि अर्निंग को रिटेन रखा जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये सोचता है रेगुलर डिविडेंड दे दिया जाए। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट आई होप क्लियर है आपके दिमाग में, हम सिर्फ वर्ड्स पे नहीं जाने वाले। मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्शन, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क परसेप्शन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, क्योंकि ये सारी चीज कहाँ पे मेजर होती है? शेयर प्राइस पे। और ये हमने M&M अप्रोच में डिविडेंड पॉलिसी में पढ़ा है कई बार कि अगर कंपनी डिविडेंड नहीं भी दे रही है तो उसका शेयर के अंदर वो दाम बढ़ जाता है और इससे उसका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डज नॉट गारंटी राइजिंग स्टॉक प्राइस एज इट ओवरलुक्स मार्केट सेंटीमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। ये एक है कंडीशन अप्लाई कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है सेंटीमेंट अप्लाई। क्यों? कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, लॉकडाउन जब लगा था, पेंडेमिक जब आया था, तो पूरा मार्केट उथल पुथल हो गया था, सेल्स खराब हो गए थे, 3 महीना 6 महीना बहुत बुरे हालातों से कंपनियां गुजरी, मार्केट सेंटीमेंट खराब था, सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क था। तब आपका वो वेल्थ मैक्सिमम, जैसे मैंने पहले बोला एक्विजिशन एंड मर्जर के केस में भी ऐसा हो सकता है, तो वो एक फैक्टर होता है। इट डजंट मीन कि स्टॉक प्राइस हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि स्टॉक
मार्केट के प्राइस के ऊपर भी ना फंडामेंटल फैक्टर काम करता है, टेक्निकल फैक्टर काम करता है, सेंटिमेंटल एनालिसिस काम करता है, वगैरह वगैरह। लॉन्ग टर्म ग्रोथ वर्सेस शॉर्ट टर्म गेन्स, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रायोरिटाइज सस्टेनेबल ग्रोथ, प्रॉफिट मैक्सिमम में encourage cost cutting और risky venture that harm long term viability। इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा आपने, कई सारे शॉर्ट टर्म को मिलाकर एक लॉन्ग टर्म बिजनेस साइकिल बनता है। कंपनी को कभी कभी लगता है कि, एक एग्जांपल लेता हूं जोमेटो का ही, राइट। अब कंपनी को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है तो आए दिन छोटे 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 बिजनेस मॉडल लाता है ताकि ना शेयर होल्डर के लिए कम से कम कुछ बना पाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है। तो ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। आप किसी रिस्की वेंचर में भी जा सकते हैं, कॉस्ट कटिंग में भी जा सकते हैं, और कई सारे न्यू लिस्टेड कंपनी के साथ ऐसा हमें देखने को मिलता है कि चीज़ों को शॉर्ट टर्म में अच्छा करने के चक्कर में कॉस्ट कटिंग या रिस्की वेंचर्स में वो एंटर कर जाते हैं। Alignment with shareholders' interest, shareholders prefer wealth appreciation over just profit growth, right? Shareholders prefer wealth appreciation over just profit growth. A company focused on wealth maximization attracts more investors, improving capital raising ability. But ये चीज बिफोर पैंडमिक थोड़ा ज्यादा था, आफ्टर पैंडमिक थोड़ा कम हो गया, क्योंकि लोगों के साइकोलॉजी में फर्क आ गया। लोगों को अब लगता है कि जिंदगी है दो पल की। तो अब क्या है ना, लोग लॉन्ग टर्म से थोड़ा जी चुराने लग गए, मोमेंटम ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरफ ज्यादा जाने लग गए। बट इन सब के बावजूद भी जो आज भी लॉन्ग टर्म सोचते हैं वो ये मानते हैं कि एक कंपनी जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, आज भी आप जो कई सारी कंपनियां, टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, ऐसी कई कंपनियों के बारे में जब आप सोचते हैं, तो विप्रो, तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि इन्होंने लोगों के लिए वेल्थ मैक्सिमाइज करके दिया है। और आज भी जो थ्योरी वाइज ट्रेडिशनल अप्रोच है वो यही है कि ऑलवेज गो फॉर द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रेदर देन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आगे के और क्वेश्चन आंसर्स के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के साथ। बट तब तक के लिए होमवर्क रहेगा कि 5 के बाद के बाकी के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको आप देखें, आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर का CFO जगह या नहीं जगह। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।